7 साल कबल रमेश का खानदान रंगापुर गांव में अपने खानदान के साथ आकर बस गया। रमेश रिक्शा चलाने का काम करता था। वो खाना लेकर सुबह घर से निकल जाता और देर रात घर लौटता। रमेश का बेटा संजय अब 14 साल का हो चुका था। वो भी स्कूल से लौटकर एक फास्ट फूड की दुकान पर काम करने जाता था। एक दिन संजय ने अपनी वालिदा से पूछा, अम्मा, क्या मेरा जन्म यहीं रंगापुर में हुआ था? नहीं बेटा, रंगापुर तो हम लोग 7 साल कबल ही आकर बसे हैं। हमारा असल गांव तो बिटौरागंज था, लेकिन हमें बिटौरागंज छोड़ना पड़ा क्योंकि तुम्हारे अब्बा की आदतें अच्छी नहीं थी। वो जुआ खेला करते थे और उन्होंने गांव के बहुत से आदमियों से कर्ज ले रखा था, इसलिए आए दिन उनकी किसी न किसी से फसाद होती रहती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने सारे गहने जेवर बेचकर गांव के आदमियों का कर्ज चुकाया और तुम्हारे अब्बा को बिठौरागंज छोड़ने के लिए राजी किया। अम्मा, जब लोगों को इल्म है कि जुआ खेलना गंदी आदत है तो लोग क्यों खेलते हैं? बेटा, लालच लोगों को जुआ खेलने के लिए उकसाता है। तुम्हारे अब्बू का खानदान मुफलिस तो था ही। मुफलिसी को दूर करने का उन्होंने गलत तरीका ढूंढा और उन्हें लगा कि जुआ खेलकर वो अमीर हो जाएंगे और गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन उससे तो गरीबी और बढ़ गई। तुम गरीबी को दूर करने का कोई ऐसा शॉर्टकट कभी मत ढूंढना बेटा। अम्मा, मैं वायदा करता हूँ कि कभी भी लालच में आकर कोई काम नहीं करूँगा। रंगापुर गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना घंटाघर था। रमेश अक्सर देखता कि जब भी घंटाघर की कोई सवारी आती तो कोई भी रिक्शे वाला घंटाघर जाने के लिए नहीं राजी होता। अगर किसी को घंटाघर की जानिब जाना होता तो उसे पैदल ही जाना पड़ता। एक दिन रमेश ने अपने साथ के रिक्शे वाले से पूछा, राजू भाई, एक बात बताओ, आखिर कोई भी रिक्शा वाला उस घंटाघर की जानिब क्यों नहीं जाता? वहाँ कोई भूत वगैरह है क्या? वो घंटाघर पिछले 20 सालों से बंद है। कहते हैं वहाँ कोई जिन्न रहता है जो भी उस घंटाघर में दाखिल होता है फिर वापस नहीं लौटता। घंटाघर की घड़ी 20 सालों से मुसलसल चल रही है। आज तक वो घड़ी खराब नहीं हुई। लोग कहते हैं कि जिन्न उस घड़ी की देखभाल करता है। लेकिन वो जिन्न आया कहाँ से? ज्यादा तो मुझे नहीं खबर, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि उस घंटाघर वाली जगह पर पहले कोई तांत्रिक रहता था। सरकारी मुलाजिमों ने उस तांत्रिक को जबरदस्ती वहाँ से हटाया और वहाँ घंटाघर बनवाया। कहते हैं कि उस तांत्रिक की रूह ही जिन्न बन गई है। ठंड की एक रात रमेश को घर लौटने में काफी देर हो गई। रात के 11 बज चुके थे और घना कोहरा छाया हुआ था। रास्ते में उसे एक शख्स मिला। सुनो रिक्शे वाले, घंटाघर चलोगे क्या? नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, मुझे घंटाघर छोड़ दो। उस दिन रमेश की कमाई बहुत कम हुई थी। 500 रुपए ने उसका मन बदल दिया और वो बूढ़े आदमी को घंटाघर ले जाने के लिए राजी हो गया। रास्ते में रमेश ने बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, आप घंटाघर में क्या करने जा रहे हैं? लोग तो वहाँ जाने से खौफ खाते हैं। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैं बस अपनी किस्मत आजमाने जा रहा हूँ। मुझे तांत्रिक ने बताया था कि उस घंटाघर की घड़ी से गांव के वक्त को रोका जा सकता है और जैसे ही वक्त रुकेगा लोग मूर्त में तब्दील हो जाएंगे, मतलब स्टैच्यू हो जाएंगे। सिर्फ वही शख्स स्टैच्यू नहीं होगा जो घंटाघर की घड़ी को रोकेगा। लेकिन बाबा, तुम वक्त रोक कर क्या करोगे? अरे अहमक, जब सब स्टैच्यू हो जाएंगे तो मैं लोगों के घरों से सारा सामान उठा लूंगा, लूट लूंगा। चाहे सोना हो, चावल हो, कपड़े हो, सब लूट लूंगा। बूढ़े की बातें सुनकर रमेश का लालची मन जाग उठा। रमेश ने मन में सोचा, अगर मैं उस घंटाघर की घड़ी रोक दूं तो फिर मैं इस गांव का सबसे अमीर शख्स बन जाऊंगा। फिर मैं अपने पुराने गांव लौटकर लोगों को दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। लेकिन बाबा, उस जिन्न का क्या? उस जिन्न को मारने के लिए उस तांत्रिक ने मुझे एक खास खंजर दिया है। कुछ दूर जाकर रमेश ने जानबूझकर रिक्शे को एक गड्ढे में गिरा दिया। बूढ़ा आदमी गड्ढे से बाहर निकल पाता इससे कबल ही रमेश ने बूढ़े आदमी को 2-3 घूंसे जमा दिए। रमेश घंटाघर के अंदर दाखिल हुआ। उसने दूर से देखा, घड़ी में एक बहुत बड़ी बैटरी लगी हुई थी और एक जिन्न उसकी चौकीदारी कर रहा था। रमेश ने बाबा का दिया हुआ खंजर जिन की मूंछ में भोंक दिया। जब जिन मर गया तो रमेश ने घड़ी की बैटरी निकाल दी। घड़ी की बैटरी निकालते ही एक पर्ची कहीं से रमेश के सिर पर गिरी
रमेश तालीम याफ्ता नहीं था। पर्ची में क्या लिखा है वो समझ ही नहीं सका। उसने पर्ची अपनी जेब में डाल ली और घंटा घर से बाहर चला आया। रमेश जब घंटा घर से बाहर निकला तो पूरा शहर स्टैच्यू हो चुका था। लोग पत्थर की बुतों की मानिंद जम चुके थे। अब तो पूरा गांव मेरा है। सबसे कब्ल जौहरियों की बस्ती में जाकर सोना लूटता हूँ। रमेश ने खूब सोना लूटा। वो एक ट्रक में सोना, कपड़े और ढेर सारा सामान लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी बीवी और बेटा भी बुत बन चुके थे। रमेश ने उन्हें छूकर उन्हें नॉर्मल किया। देखो लक्ष्मी, मैं कितना सारा सोना और सामान लेकर आया हूँ। रमेश की बीवी और बेटे ने जब बाहर जाकर सोने से भरा ट्रक देखा तो उनके होश फाख्ता हो गए। इतना सारा सोना आप कहाँ से लाए हैं? रमेश ने अपनी बीवी और बेटे को सारा वाकया बताया। आप जहाँ से भी ये सामान लेकर आए हैं उसे वहीं वापस कराइए। इस तरह लालच में आकर आपको लूट खसोट नहीं करनी चाहिए थी। हम भला इतने सारे सोने का क्या करेंगे? मेहनत की कमाई खाने में जो बात है वो मुफ्त का खाने में नहीं है। हाँ अब्बा, अम्मी बजा फरमा रही हैं। आप ये सारा सामान वापस कराइए। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? तुम लोगों को मेरे साथ रहना है तो रहो, वरना चले जाओ। मैं गरीब नहीं रहूंगा। मैं अपने गांव वापस जाऊंगा और लोगों को उनकी औकात बताऊंगा। रमेश ने वापस जाकर घंटा घर की घड़ी में बैटरी लगा दी और पूरा गांव नॉर्मल हो गया। अब रमेश गांव का सबसे अमीर आदमी था। रमेश अपनी अमीरी का दिखावा करने कुछ दिनों के लिए बेटौरागंज गांव चला गया। रमेश की बीवी ने रमेश के गंदे कपड़े धोए तो उसे जेब में पर्ची मिली। संजय, बेटा जरा इधर तो आना, देखना तो ये पर्ची कैसी है और इसमें क्या लिखा है? अम्मा, इसमें लिखा है जो घंटा घर की घड़ी की बैटरी निकालेगा उसकी उम्र 25 गुना तेजी से बढ़ेगी। कुछ देर बाद रमेश रोता हुआ घर लौटा। वो लगभग बूढ़ा हो चुका था। लक्ष्मी, गांव में किसी ने मुझे पहचाना नहीं। मेरे हाथ पैरों की खाल इतनी कैसे सिकुड़ सकती है? मैं बूढ़ा कैसे हो गया? तुम लोग तो मुझे पहचानती हो ना लक्ष्मी? शक्ल से तो हम लोग भी आपको नहीं पहचान रहे हैं। अब्बूजान, ये सब आपकी लालच की वजह से हुआ है। इस पर्ची में लिखा है जो भी घड़ी की बैटरी निकालेगा उसकी उम्र 25 गुना तेजी से बढ़ेगी। तब रमेश छाती पीट पीट कर रोने लगा। मैं कितना पागल था। जब मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मौत बिल्कुल मेरे करीब है तो अब मुझे समझ आ रहा है कि ज़र जायदाद का कोई इस्तेमाल नहीं। काश मैंने लालच न करके जिंदगी को मोहब्बत और सुकून के साथ गुजारा होता तो आज मुझे कोई अफसोस न होता। कुछ ही दिन बाद रमेश का इंतकाल हो गया।